नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रेकफास्ट बिना ब्रेक के। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। ये करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। अब से कुछ देर बाद हिंडन एयरपोर्ट पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स उड़ान भरेंगे। एयरफोर्स डे पर इंडियन एयरबेस पर बड़ा कार्यक्रम होगा। इस दौरान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और दूसरे एयरक्राफ्ट आसमान में अपना करतब दिखाएंगे। इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है, जो कि दुश्मन को थर्राने के लिए काफी है और इससे पहले बार फ्लाई पास्ट में शामिल किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स परेड में 19 फाइटर जेट्स, 7 मालवाहक एयरक्राफ्ट और 19 हेलीकॉप्टर सहित कुल 56 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। हेलीकॉप्टर्स में एमआई, अपाचे, चिनूक, चेतक और चीता है। तंगेज कारनामों से दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर देंगे। परेड के दौरान सुखोई, बेग, मिराज और तेजस भी करतब दिखाएंगे, लेकिन जागुआर राफेल के साथ विजय की उड़ान भरेगा। हिंडन एयरबेस पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में C-130J, C-17 ग्लोबमास्टर जैसे विमानों को शामिल किया गया है। इस दौरान हिंडन एयरबेस के आसपास नो फ्लाई जोन रहेगा। एयरफोर्स डे पर इंडियन एयरफोर्स के एक गाने को भी रिलीज किया गया है। हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश के मामले में कोच ने पीएफआई सदस्यों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन सभी आरोपियों को मथुरा पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया। हाथरस मामले के बहाने जातीय दंगा फैलाने के लिए पीएफआई को 100 करोड़ की फंडिंग की गई थी, जिसमें मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी के खुलासे पर सीएम योगी ने कहा कि हम किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे, साथ ही साथ आरोपियों पर कार्रवाई भी करेंगे। पीड़िता के भाई ने आरोपी को 62 कॉल किए थे, वहीं आरोपी ने पीड़िता के भाई को 42 कॉल किए, ये खुलासा हुआ है। अक्टूबर 2019 और मार्च 2020 के बीच ये बातचीत हुई है, जिसे ध्यान में रखकर एसआईटी रिपोर्ट तैयार करेगी। एक बार फिर एसआईटी की टीम हाथरस पहुंची और पीड़िता के भाई से सवाल जवाब किए, साथ ही परिवार के सदस्यों के बयान भी दिए। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार के हर सदस्य के लिए 2 सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए गए हैं और कहीं भी जाने से पहले उन्हें इसकी जानकारी सुरक्षाकर्मियों को देनी है। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के घर में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, साथ ही घर में आने वाले को भी रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। योगी सरकार ने एसआईटी को जांच पूरा करने के लिए 10 दिन का और वक्त दे दिया है। बुधवार को एसआईटी को सरकार को रिपोर्ट देनी थी। हाथरस गैंगरेप की पीड़िता के परिवार से मिलने गए आप विधायक कुलदीप कुमार पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल कुलदीप पर आरोप है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद भी वो पीड़ित परिवार से मिले। वहीं अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस मामले को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिशा सालियान केस की जांच के लिए दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। सूत्रों के अनुसार सुशांत केस में सीबीआई एक बार फिर से करीबियों से पूछताछ करेगी, जिसमें फिल्म साइन करने के एंगल की भी जांच होगी। सुशांत के परिवार की तरफ से केस लड़ रहे वकील ने सीबीआई निदेशक को पत्र लिखा और एम्स की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। सुशांत केस में एम्स के फॉरेंसिक हेड ने कहा कि इस केस में एक और फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। 28 दिनों से जेल में कैद रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को सशर्त जमानत दी। रिया चक्रवर्ती को 1 लाख के नीचे मुचलके पर जमानत मिली है। रिया को पासपोर्ट जमा करना होगा और मुंबई से बाहर जाने के लिए पुलिस से मंजूरी भी लेनी होगी। 11 सितंबर को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने इन 5 की जमानत याचिका को खारिज किया था। इसके बाद सभी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। वहीं रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो गई है। ड्रग पेडलर बासित परिहार की बेल भी कोर्ट ने रिजेक्ट की। शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए। आने जाने के अधिकार को रोका नहीं जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उन्हें निर्धारित क्षेत्रों में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि प्रशासन को रास्ता जाम कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाना चाहिए। कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू ने 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। एनडीए गठबंधन में जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं, जिसमें से जेडीयू ने हम को 6 सीटें दी। वहीं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रही मंजू वर्मा को जेडीयू ने एक बार फिर से टिकट दे दिया है। मुजफ्फरपुर चर्चित होम मामले में जेडीयू ने उन्हें निलंबित कर दिया था। एनडीए से किनारा करने वाली एलजेपी ने भी पहले चरण के लिए 28 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें एलजेपी ने 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं आरजेडी ने पहले चरण के लिए 42 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आरजेडी ने सूची जारी करने से पहले ही अपने कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। पहले चरण के लिए कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। बिहार चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी दूसरे चरण के लिए 29 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला है। कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें बक्सर से जेडीयू टिकट दे सकती है, लेकिन बक्सर की सीट बीजेपी के खाते में गई है। और इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट भी किया, लिखा कि मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है और मैं जीवन भर जनता की सेवा में ही रहूंगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्णिया हत्याकांड को लेकर सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गया की इमामगंज सीट के लिए नामांकन कर दिया है। इस सीट पर उनका आरजेडी के उदय नारायण चौधरी से मुकाबला होगा। बीजेपी की वरिष्ठ नेता डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने एलजेपी का दामन थाम लिया है। चिराग पासवान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार से कानून वापस लेने की मांग की है। चंडीगढ़ में किसान संगठनों की बैठक हुई। इसमें किसानों ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकी से मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकी ढेर हुए हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अलर्ट में कहा गया कि जैश के आतंकी हमले की फिराक में है और वो सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की भी कोशिश कर रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ देखने को मिली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। ताइवान के नेशनल डे पर इंडियन मीडिया को चीन ने नसीहत दी है कि इंडियन मीडिया चीन की वन चीन पॉलिसी का सम्मान करे और 10 अक्टूबर को ताइवान के नेशनल डे पर इसे अलग देश के तौर पर पेश न करे। ताइवान ने चीन पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका प्रेस वाइब्रेंट और लोगों को आजादी पसंद है, लेकिन कम्युनिस्ट चीन इन सब कॉन्टिनेंट पर भी सेंसरशिप थोपना चाहता है। आगामी एरो इंडिया प्रदर्शनी को लेकर राजनाथ सिंह ने विदेशी राजदूतों के समूह को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने एरो इंडिया के लिए 75 देशों को आमंत्रित किया है। आईपीएल के 21वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया है और इस जीत के साथ केकेआर पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। अबू धाबी में खेले गए मैच में कोलकाता ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 168 रन का टारगेट दिया। जवाब में चेन्नई 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। केकेआर के ओपनर बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी बनाया गया है। 13वें ओवर तक मैच चेन्नई की पकड़ में था, तभी वॉटसन का आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। कोलकाता के शिवम, वरुण, कमलेश और सुनील नरेन ने एक-एक विकेट झटका। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत शानदार रही थी। शेन वॉटसन ने डुप्लेसिस के साथ 30 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। इसके बाद अंबाती राइडर के साथ 69 रन की साझेदारी भी की। सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की यह चौथी हार है। सीएसके ने अब तक 6 मैच खेले हैं, जिनमें से उसे सिर्फ 2 में ही जीत मिली। इस हार के साथ चेन्नई पॉइंट्स टेबल में 4 पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर 168 रन ही बना सकी। ओपनर राहुल त्रिपाठी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 81 रन की पारी खेली।
राहुल ने 51 बॉल पर 8 चौके और 3 छक्के लगाए। केकेआर के ओपनर राहुल त्रिपाठी के अलावा कोई बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर सके। सुनील नरेन और पैट कमिंस ने 17-17 रनों की पारी खेली। कप्तान दिनेश कार्तिक 12, नीतीश राणा 9 रन बनाकर आउट। आईपीएल सीजन 13 के 22वें मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर किंग्स 11 पंजाब से होगी। हैदराबाद 3 मैच जीतकर छठे नंबर पर है, तो वहीं पंजाब पदक तालिका में अंतिम छोर पर। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 72,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। देश में कोरोना से 24 घंटे में 986 मरीजों की मौत हो गई है। मरने वालों की कुल तादाद 1,04,000 के पार। देश में कोरोना के अब तक 67,57,131 केस सामने आ चुके हैं। 9,78,083 एक्टिव मामले। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,871 नए मामले रिकॉर्ड हुए। 35 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 14,80,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। जोधपुर में कोरोना पॉजिटिव युवती एयरपोर्ट पहुंच गए, जिसके बाद उसे प्लेन में सवार होने से रोका गया। पुलिस ने युवती को एम्बुलेंस से भेजा घर। वाराणसी में रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे के निजीकरण का विरोध किया। इस दौरान कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर निजीकरण का विरोध किया। मेरठ में सपा नेता और उनके बेटे पर रिश्तेदारों ने फायरिंग कर दी, जो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू की। देवरिया में बेखौफ बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी है। दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल है। आगरा में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें 3 लोग जख्मी हुए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। चंदौली में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें करीब 12 लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में एक नाबालिग से उसके रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिजनों को आर्थिक मदद भी दी गई है। तेलंगाना में एक शख्स ने नाबालिग से रेप की कोशिश की। जब नाबालिग ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे जला दिया। फिलहाल पीड़िता की हालत गंभीर है। मेरठ में एक चोर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। चोर को लोगों ने बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। गाजियाबाद में एक युवती से बदमाशों ने पैसे लूटने की कोशिश की, लेकिन युवती के शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। राजस्थान के भीलवाड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आरटीओ इंस्पेक्टर खुलेआम वसूली करते दिख रहा है। महाराष्ट्र के पालघर में क्राइम ब्रांच की टीम ने सट्टेबाजी गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि कुछ आरोपी फरार हो गए। कानपुर में पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। यूपी के औरैया में एक दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे लाखों का माल जलकर राख हो गया। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में सवार एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के मां बनने के बाद उनके पति वीर शाह ने अपनी सीक्रेट शादी का खुलासा किया है और बताया कि उनकी शादी इसी साल जनवरी में हुई थी। कानपुर में 2 चचेरी बहनों ने शादी के परिजनों ने जब उनके लापता होने की पुलिस से शिकायत की, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। अटल टनल की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने टनल की फोटोग्राफी पर रोक लगा दी है। ऐसे में अगर टनल के 200 मीटर के आसपास कोई फोटोग्राफी करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तमिलनाडु की लीगल राइट काउंसिल ने अयोध्या राम मंदिर को 613 किलो का घंटा भेंट किया है। इसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम राजेश्वर राव को अब आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। ये पद पिछले करीब 6 महीने से खाली था। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की दूसरी तिमाही के मुनाफे में करीब 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि पूरे साल में कंपनी के मुनाफे में 7% की गिरावट आई है। कोरोना की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर पस्त है। लॉकडाउन की वजह से जुलाई से सितंबर के बीच घर की बिक्री में 35% की गिरावट आई है।
बुधवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 304 अंकों की बढ़त के साथ 39,878 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 76 अंकों की बढ़त उसमें देखी गई। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण जंग जारी है। अजरबैजान नागोर्नो और काराबाख की राजधानी स्टेपकट में गोले दाग रहा है। इस जंग में अब तक 220 सैनिक मारे जा चुके हैं। बेलारूस में पिछले 3 महीनों से लगातार देश की जनता राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। चुनावों में धांधली को लेकर लोग राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधी अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दे दिया है। साथ ही साथ तीनों मामलों में बरी करने की याचिका को ठुकरा दिया। साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला में अब तक का सबसे बड़ा 1 लाख बॉलीवर का नोट जारी करने जा रहा है, लेकिन इसकी कीमत सिर्फ $0.23 रहेगी, यानी कि केवल 2 किलो आलू इसमें खरीदे जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने H-1B वीजा को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। नए सर्कुलेशन में अमेरिका ने दूसरे देशों के टैलेंटेड कर्मचारियों को दिए जाने वाले वीजा की संख्या में कटौती कर दी है, जिसका नुकसान भारतीय प्रोफेशनल्स को हो सकता है। जर्मनी ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 70 साल में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। शनिवार से यहां पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सभी बार और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। दुनिया भर में कोविड-19 से अब तक 3 करोड़ 62 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 10,58,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 77,54,000 के पार पहुंचा, जबकि मरने वालों की संख्या 2,16,000 से ज्यादा है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,47,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 49,78,000 से ज्यादा संक्रमित। वहीं रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 12,48,000 के पार पहुंच गई है। मरने वालों का आंकड़ा 21,000 के पार है। मेक्सिको में कोरोना से अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,94,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।